हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वर्ल्ड नाउ न्यूज़ की इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। क्या धर्म के नाम पर हो रही बर्बरता, मर्डर सही है, गलत है? आज के एपिसोड में हम जानेंगे। क्या हिंदुस्तान तालिबानी सोच के ऊपर बढ़ चुका है? हिंदुस्तान में तालिबानी सोच उत्पन्न हो रही है? और आखिर क्या है ये सरतन से जुदा, जानेंगे इस एपिसोड में। और इस एपिसोड में आज के हमारे खास मेहमान हैं जाने माने शिक्षाविद, पॉलिटिकल एनालिस्ट और ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी के चेयरमैन सुनील शर्मा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड नाउ न्यूज़ में। नमस्ते। सर आपका जो एनालाइजेशन था वो कहीं ना कहीं सटीक था। आपने हमारे पहले के जो एपिसोड हैं उसमें कहा था कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान तालिबानी सोच के ऊपर बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं उत्पन्न हो रही है तालिबानी सोच। आज का जो एनालाइजेशन है आपका क्या कहता है उदय पर, कि वो घटना क्या कुछ कहती है? देखिए अंकित, आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि जब शेर की जब आप सवारी करने लगते हैं तो फिर उसका नतीजा होता है शेर उस सवार को भी खा जाता है। बिल्कुल। और मैं लगातार एक बात कह रहा हूँ कि धर्म के ऊपर अगर आप गोलबंदियां करवाओगे, धर्म के ऊपर अगर आप चीजों को अगर आप सेटल करोगे तो हो सकता है वोटों के अंदर तो चीजें कन्वर्ट हो जाए, मगर एट द एंड ऑफ द डे पूरे नेशन को, पूरे देश को उसके बहुत बड़े दुष्परिणामों को भुगतना बिल्कुल। होगा। मैं लगातार ये बात कह रहा हूँ कि विशेषकर सत्तारूढ़ दल का इसमें बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अगर नुपुर शर्मा जिस ढंग से बोली, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर बाद में बिल्कुल। कहा भी है कि भाई इस ढंग से उन्हें एग्रेसिवली या इस ढंग से प्रोवोकेटिव ढंग से नहीं बात करनी चाहिए थी। मैं इसके अंदर, मैंने उस दिन भी कहा था कि मैं इसके अंदर रहमानी को भी बरी नहीं करता, मैं इवन नाविका कुमार को भी इसमें बरी नहीं करता, क्योंकि गलती उन सब लोगों की थी जो जिस ढंग से चीजें चल रही हैं वो अपने आप में इस बात का इंडिकेशन कर रहा है कि एक मॉडर्न नेशन को एक जो आप मान लीजिए आधुनिक राष्ट्र राज्य को जिस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए था उसकी जगह हम धार्मिक गोलबंदियों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर धार्मिक गोलबंदियों की तरफ आप बढ़ोगे, वो भी 21वीं शताब्दी के अंदर, जहां भारत को भारतीय युवाओं के अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए था, साइंटिफिक टेम्परामेंट की जगह आपने लोगों को सड़कों के ऊपर उतार दिया। और अच्छी तरह एक बात समझ लीजिएगा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, भले ही आप कितनी बार कह दीजिएगा ये बात कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, ये निस्संदेह ये बिल्कुल एक झूठा जुमला है, ये झूठा जुमला है। धर्मों के अंदर इनहेरेंटली ये गोलबंदी है, धर्म इटसेल्फ इज गोलबंदी। और धर्म एक दूसरे के प्रति एक वैमनस्य या एक दूसरे के लिए हिट्रेड को कहीं ना कहीं सीडेड करता है। तो आप धर्मों को हम बरी कर देते हैं कि धर्म नहीं सिखाता आपस में करना। सच बात है कि धर्मों के अंदर इनहेरेंटली ये प्रॉब्लम है कि वो गोलबंदी करते हैं और दूसरे को काफिर या दूसरे को मलेच्छ या दूसरे को विधर्मी, इनफिडल जैसी उपाधियों से विभूषित कर देते हैं। तो यहाँ हमें कहीं ना कहीं हम इस देश को एक बहुत ही टिपिकल ढंग की एक रिलीजियस वॉर की तरफ आप लेके जा रहे हैं। और नतीजा निकलता है दिल्ली के एयर कंडीशनिंग स्टूडियोज के अंदर लोग बोलते हैं और उसका परिणाम उदयपुर की गलियों के अंदर बेचारे एक गरीब दर्जी को भुगतना पड़ता है। आपने देखा कि कन्हैया लाल की बेचारे की कोई ऐसी कोई गलती नहीं थी जिसको आप कहा जाए कि उसको उसके प्राणों से उसको वंचित कर दिया जाए, मगर कन्हैया को के प्राण गए। सफरर कौन है इसका सफरर है कन्हैया लाल के छोटे बच्चे, उसकी बीबी, उनको पूरी जिंदगी भर इस बात को भुगतना पड़ेगा। नुपुर शर्मा अपने एयर कंडीशन चैम्बर में बोल रही थी, रहमानी एयर कंडीशन में उनको उकसा रहे थे, नाविका कुमार उसी ढंग का रोल कर रही थी जैसा एक वो पंचतंत्र के अंदर है कि बंदर और बिल्लियों की कहानी की आपस के अंदर लड़ा दिया जाए और लड़ाकर रोटियां खा ली जाए। तो वो नतीजा निकलता है, मगर उन सब के अपने अपने पॉलिटिकल मोटिव थे, अपने अपने पॉलिटिकल उनके लाभ थे, पर उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला कि बेचारे कन्हैया लाल को प्राणों से अपने प्राणों को हाथ धोना पड़ा। बिल्कुल। दूसरा आपको देखिए यहाँ भी एक बात समझना पड़ेगा कि समाज जो पूरा मिडाइवल तरफ आप ले जा रहे हो, मध्यकालीन युग में आप लेके जा रहे हो, ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी एक विडंबना है कि पूरा देश 21वीं शताब्दी में जिस जगह जाना चाहिए था वो 21वीं शताब्दी में जाने की जगह 16वीं या 17वीं शताब्दी की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़े। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है सुनील जी कि देश की ये जो नया ट्रेंड शुरू हो चुका है, ये जो कट्टरवादी सोच है, कहीं ना कहीं उसका भी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या तालिबानी, जैसा कि मैंने शो की ओपनिंग में बोला था कि तालिबानी सोच उत्पन्न हो चुकी है लोगों के अंदर, इस सोच का किस तरीके से निवारण देखते हैं आप? नहीं देखिए, इसको आपको समाजशास्त्री ढंग से भी आपको देखना पड़ेगा और विशेषकर आपको मुस्लिम समुदाय के बारे में आपको एक दूसरे ढंग से आपको सोचना पड़ेगा कि वहाँ एक मध्यम वर्ग पैदा नहीं हुआ। अगर जितने भी सोशलॉजिकल स्टडीज अगर आप देखेंगे
स्पेशली मुस्लिम्स के अंदर, तो वहाँ एक मध्यम वर्ग पैदा नहीं हो पाया दुर्भाग्य से। या तो वहाँ पे नवाब थे, इस ढंग से जो एरिस्टोक्रेटिक लोग थे वो थे, और या बिल्कुल एक डाउन टू अर्थ, बिल्कुल एक लेबर क्लास वहाँ पे है। तो एक जो मिडिल क्लास जहाँ पे क्रांतियाँ खड़ी होती हैं, जहाँ रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट खड़े होते हैं, वो मुसलमानों में दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियाँ ये हैं कि मिडिल क्लास मिडिल डेवलप क्लास नहीं हो पाया। और क्योंकि मिडिल क्लास के अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होता है, मिडिल क्लास को ही आप थोड़ा सा ए पॉलिटिकल, ए रिलीजियस एक जंक्चर पे आप ला सकते हैं, तो वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो नहीं हो पाया। दूसरी बात है, इस देश का एक दुर्भाग्य और रहा है कि मुस्लिम्स के पास प्रॉपर एक लीडरशिप ही नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि अगर हिंदुओं का अगर एक बहुत तेजी से अगर विकास हुआ है, तो उसके पीछे राजा राम मोहन राय या उसके बाद आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, या महात्मा गांधी की बात करें, जवाहरलाल नेहरू की बात करें, तो इस ढंग के रिफॉर्मिस्ट जो लोग थे, उन्होंने एक पूरे समाज का एक कायंत्रण कर दिया, उसमें एक साइंटिफिक टेम्परामेंट पहले है। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप बात करें मुस्लिम्स के पास, तो मुस्लिम्स के पास दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां ये रही हैं कि पिछले 150-200 साल के अंदर एक भी प्रॉपर एक जो लीडर है वो नहीं है। हिंदुस्तान का तो अतातुर्क कमाल पाशा अभी तक आना बाकी है, जो मुसलमानों को ये कहे कि नहीं भाई, आप रिलीजन से आगे आगे हटकर भी आप सोचिए, आप दूसरी दुनिया को भी आप सोच, जहाँ स्पेशली साइंटिफिक टेम्परामेंट लेके आए। क्योंकि देखिए, मुसलमानों का भी अगर भला है तो वो इस चीज में नहीं है कि आप उनको मिडाइवल सोसाइटी की तरफ उनको भेज दें। अगर मुसलमानों का रियल सेंस में अगर भला है तो वो इस चीज के अंदर है कि उनके भी बच्चों को एक बहुत ही एक बेहतरीन एक जिंदगी जीने का हक है, और वो हक तभी उनको मिल सकता है जबकि उनमें एक साइंटिफिक टेम्परामेंट है। वो भी गूगल के अंदर जाके वैसे ही बैठे या गूगल में या माइक्रोसॉफ्ट में सत्य नडेला या इंदिरा नूई या ये जो लोग और लोग जो बाकी लोग बैठ रहे हैं वो भी बैठे हैं, मगर वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि आप मुसलमानों के अंदर एक मॉडर्न एजुकेशन को आप इवॉल्व नहीं करेंगे, वहाँ एक साइंटिफिक टेम्परामेंट इवॉल्व नहीं करेंगे। एंड आई एम रियली सॉरी टू से, भले कोई भी पार्टियां अपने आप को मुसलमानों का कहता है, कोई कई सारी पार्टियां अपने आप को मुसलमानों का ये कहती है हम खैर ख्वाह हैं, मगर उन्होंने भी कभी मुसलमानों को मध्यम काल से निकालने की कोई कोशिश कभी भी नहीं की, किसी ने भी नहीं की कि भाई उनमें एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो। उन्हें आज भी मदरसों में जाने के लिए प्रेरित उन्हें अगर मदरसों में जाने के लिए प्रेरित करेंगे, उन सिस्टम्स में जाने के लिए प्रेरित करेंगे कि जहां उनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता, तो हम एक बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट किसी की भी हो, जब तक पूरा का पूरा 140 करोड़ लोग उसका कल्याण सुनिश्चित नहीं होगा, जब तक उन 140 करोड़ लोगों की बहबूदी सुनिश्चित नहीं होगी, भारत की बहबूदी नहीं है। आपने 20 करोड़ लोगों को अब उनके हाल पे छोड़ दिया है। तो ये सरकारों की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मिस्टेक है कि उनमें एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप किया जाए। नहीं तो कौन से ऐसे रीजन्स हैं, कौन से ऐसे रीजन है कि ये जो बच्चे लड़के हैं जिन्होंने हत्या की है, ये इतने रेडिकलाइज कैसे हो गए? तो डी रेडिकलाइजेशन के ऊपर बात होनी चाहिए कि भाई डी रेडिकलाइजेशन कैसे हो। देखिए, समस्या तो सबको पता है इस देश की क्या समस्या है, अब प्रश्न है कि उसका डी रेडिकलाइजेशन कैसे हो, इसके ऊपर बात की। बिल्कुल, बहुत अच्छी, उसके ऊपर बात प्राइम मिनिस्टर को भी करनी चाहिए थी। आखिर डी रेडिकलाइजेशन के ऊपर देश के किसी भी इंसान ने बात नहीं की, देश के लिए दुर्भाग्य। बहुत सही बात कही कि मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है एक पक्ष को। फिर मदरसा पे सवाल उठते हैं सर, क्योंकि बहुत से लोग सामने आ जाते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग सामने आ जाती है, इसके अंदर अगर मदरसे पे सवाल होता है, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, बात एक है कि इसमें केवल नीयत साफ होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत साफ है तो किसी से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, मगर यहाँ है कि नीयत साफ नहीं है। देखिए, बात एक है कि मैंने आपको कहा कि अगर ट्रू सेंस के अंदर पिछले 70-80 साल के अंदर मुसलमानों को खैर हुआ, और उस खैर ख्वाह नहीं होने के पीछे में उसका मेरे पास बिल्कुल ठोस रीजन्स हैं। उसके ठोस रीजन से अगर आप सोशियोलॉजिकल अगर आप ढंग से आप देखेंगे तो 1970 साल पहले कि मुसलमानों की दशा और आज की दशा, या मुसलमानों का हिंदुओं के बीच में जो गैप है वो गैप बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। एजुकेशन ढंग से अब बढ़ रहा है, साइंटिफिक टेम्परामेंटली बढ़ रहा है, वेल्थ ऑफ द नेशन, जो अगर आप पूरे देश के अगर आप ये कहेंगे कि कितने % संपत्ति के ऊपर मुसलमानों का हक है, तो वहाँ भी गैप बढ़ रहा है। उनकी स्थिति हर साल दर साल पीछे की तरफ जा रही है, और
इसी चीज को सच्चर कमेटी ने भी बताया है, मगर उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, रिस्पॉन्सिबल, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल खुद मुस्लिम्स के लीडर्स हैं। मैं आपको बहुत साफ बात कर रहा हूँ, ये बात कहने का साहस यूजुअली लोग कैमरे पे नहीं लेके आते कि उसके लिए पीछे मुस्लिम्स के लीडर्स हैं। कोई भी आदमी ये बात सोच ही नहीं रहा कि ये भी 20 करोड़ लोग हैं, इनको भी एक बहुत अच्छी जिंदगी जीने का हक है, इन्हें भी एक शानदार ढंग की जिंदगी जीने का हक है। आप उनको कब तक दाढ़ी और टोपी तक आप में ही आप उलझा के रखेंगे? क्यों नहीं आप उनको आगे आने दे रहे? क्यों नहीं आप उनको एक मॉडर्न एक टेम्परामेंट उनमें डेवलप करने दे रहे? तो जब तक आप डी रेडिकलाइजेशन के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि तो उल्टा हो रहा है कि जो हिंदुओं के अंदर एक प्रोग्रेसिव थॉट आ रहा था, बल्कि आप उनको भी आप पीछे की तरफ लेके जाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ ये है कि भाई वो भी पीछे तो फिर हम पूरा समाज को मिडाइवल सोसाइटी की तरफ बढ़ा देंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक खेल हो रहा है, और जिसके लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को बरी नहीं किया जा सकता। मैं आपको बताता हूँ, वर्तमान सत्तारूढ़ दल को बरी नहीं किया जा सकता, वो पीछे वाले सत्तारूढ़ दल को बरी नहीं किया जा सकता। अब इस चीज के लिए, इस अपराध के अपराधी सब लोग हैं। क्योंकि जब तक आप डी रेडिकलाइजेशन, चाहे हिंदुओं का डी रेडिकलाइजेशन हो, चाहे मुसलमानों का डी रेडिकलाइजेशन हो, जब तक आप उनको कट्टरवाद से बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक कुछ नतीजे नहीं निकलेंगे। और देश का भविष्य भी इसी के अंदर निहित है कि हम दोनों समुदायों को कट्टरवाद से बिल्कुल बाहर निकालें, उनको ये बात समझाएं कि धर्म से दीगर भी कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर बात की जानी चाहिए, कि धर्म कोई आप खाने की तरह नहीं खाते। और विशेषकर मैं तो लगातार एक बात कहता रहा हूँ कि अभी तक तो यही पता नहीं कि ईश्वर होता भी है नहीं होता, कि ईश्वर होता है नहीं होता, कुरान का जो ईश्वर की अवधारणा है वो सत्य है, या गीता वाली ईश्वर की अवधारणा है वो सत्य है। हम कोई भी नहीं जानते इस चीज को। तो जिस चीज को जानते नहीं, उसके लिए क्या एक दूसरे का सर फोड़ना? क्या पता आने वाली नस्लें हमारी मजाक उड़ाए कि जो चीज होती नहीं थी उसके लिए हम इस ढंग से लड़ाई लड़ते हैं। बिल्कुल। बहुत सारे सवाल मेरे मन में आ रहे हैं सुनील जी। एक तरफ टुकड़े टुकड़े गैंग जो कुछ भी देश में होता है, चाहे वो सीए हो या फिर नुपुर शर्मा का जब केस हुआ तो मुद्दा इंटरनेशनली हो गया, लेकिन अब उदयपुर का जो मुद्दा हुआ वो टुकड़े टुकड़े गैंग चुप बैठी है। नहीं, देखिए यहाँ बात एक है कि दोनों ही आप टुकड़े टुकड़े गैंग की आप बात कर रहे हैं, भले आप उनकी बात करें, या आप चलिए जो जोड़ो गैंग, चलिए दूसरी बात कर लेते हैं, उनकी भी बात करें, तो दोनों ही के अपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट निहित हैं। एक बहुसंख्यक वर्ग के सांप्रदायिकता से एंकेश करना चाहता है, और एक अल्पसंख्यक वर्ग की सांप्रदायिकता से एंकेश करना चाहता है। देश के प्रेमी दोनों ही नहीं है, दोनों के अंदर ही राष्ट्र प्रेम नहीं है। टुकड़े टुकड़े गैंग में भी राष्ट्र प्रेम नहीं है, पर जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनमें भी राष्ट्र प्रेम नहीं है। राष्ट्र प्रेम का तो मतलब ये है कि दोनों ही कम्युनिटीज को, देखिए इसमें कोई शक नहीं कि मुसलमानों का रेडिकलाइजेशन हुआ है, अगर आप उसको नकार रहे हैं तो वो गलत है, मगर उसके रिएक्शन के अंदर उसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए आप हिंदुओं का भी रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं। इस और भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां हैं। तो मेरे ख्याल से तो दोनों को ही बाहर निकाला जाना चाहिए था, दोनों समुदायों को इससे बाहर निकाला जाना चाहिए था, दोनों समुदायों में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होना चाहिए था। मगर हमने कहाँ ले जाके लोगों को खड़ा कर दिया, जहां एक दिन नारे लगते हैं, और वो कौन से नारे? सरतन से जुदा वाला नारा लगता है, तो दूसरे दिन वो जय श्री राम का एक बहुत भद्दा सा नारा लगता है कि जब कौन काटे जाएंगे तब जय श्री राम राम चिल्लाएंगे। तो ये क्या पागलपने की बात है? हमने एक देश को एक फ्रेंजी के अंदर डेवलप कर दिया, और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस देश के अंदर सेन वॉइसेस खत्म हो गई हैं। एक जो बुद्धिमत्तापूर्ण जो आवाज उठनी चाहिए थी, जो दोनों, मैं लगातार एक बात कहता रहा हूँ कि इस देश को कबीर की जरूरत है, जो हिंदुओं को भी आईना दिखा सके, मुसलमानों को भी आईना दिखा सके, और दोनों को बता सके कि ना तो पोंगे पंथियों के पीछे, पोंगे पंडितों के पीछे चलने से समाज आगे बढ़ने वाला, ना कट मुल्लाओं के पीछे खड़े होने से समाज आगे आने वाला। और दोनों, हो सकता है कि ऐसे लोगों से दोनों ही पक्ष नाराज हो जाए, मगर यार नाराजगी का कोई सवाल नहीं है। देखिए, हो सकता है मेरे इस इंटरव्यू में मुसलमान भी मुझसे नाराज हो जाए, हिंदू भी मुझसे नाराज हो जाए, मगर मेरा काम यह है कि अगर मैं इफ आई लव द पीपल, अगर मैं इंसानों से प्यार करता हूँ, तो मुझे इन दोनों के कट्टरपंथियों की परवाह नहीं करनी चाहिए। दोनों को आईना दिखाना चाहिए कि भाई ये नहीं चलेगा, जिस ढंग से आप ले जा रहे हैं, आने वाली नस्लों को इसके लिए भुगतना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात आपने कही, और आपके जो जवाब होते हैं हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, और कहीं ना कहीं जो गलत है वो गलत होता है, जो सही है वो सही होता है। पुलिस की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है, क्योंकि एफआईआर होती है और कन्हैया लाल को ही इनफैक्ट अरेस्ट किया जाता है। पुलिस की जवाबदेही बहुत बन जाती है, क्योंकि ऐसा सामने कभी देखा नहीं गया है कि आप गला काट रहे हैं, उसके बाद पुलिस ने इस तरीके से रिएक्शन किया, और ना ही रिएक्शन दिया है। उसकी लाश जब पड़ी थी तो ये कहा गया कि पहले 3 गवाह आएंगे,
उसके बाद इसकी नहीं, इसकी इसकी जो है बॉडी हम पोस्टमार्टम के लिए लेके जाएंगे, तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो जिम्मेदारी है उससे भाग रहे हैं लोग बाग, और कहीं ना कहीं आपको लगता है ये सेटिस्फैक्शन है कि 2 जनों को आपने सस्पेंड कर दिया, इससे सारा मैटर सुलझ जाएगा? देखिए, पुलिस का तो रवैया बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। जैसे निंदनीय। पूरे इस प्रकरण में आप देखें तो पुलिस का तो रवैया इतना निंदनीय है, खुद सरकार भी ये बात मानी, इसलिए तो सस्पेंड किया गया। बिल्कुल। मैं अगर सरकार मानती कि उन्होंने सही किया तो सस्पेंशन की जरूरत ही नहीं थी। तो वो जो सस्पेंशन जो किया गया है वो भी इसीलिए किया गया। मैं मानता हूँ कि पुलिस का तो जो पूरा जो वे आउट था, पूरा जो वर्किंग तरीका था, वो बहुत ही बुरा था। और बहुत इस बारे में तो राजस्थान के अंदर तो काफी सारे लोग कहते भी शायद पुलिस बिल चालान करने के लिए ही है, एग्रीड लोगों के लिए हेल्प के लिए नहीं है। हेल्प के लिए नहीं। क्योंकि कारण एक है, जब 15 तारीख को ही अगर सपोज वो कंप्लेंट लेके पहुंच गए और आपने उस कंप्लेंट के ऊपर आपने ये भी कोशिश नहीं की कि जिन लोगों ने टेलीफोन्स किए थे उन नंबर आपके पास थे, उन नंबर के उन लोगों को बुलाया जाता थानों में, उनसे बॉन्ड भरवाए जाते। मैं मानता हूँ अगर वो बॉन्ड भरवाए जाते या पुलिस अगर थोड़ा सा प्रोएक्टिव होकर काम करती तो ये कन्हैयालाल को अपने प्राणों को नहीं खोना पड़ता। तो इंटेलिजेंस फेल्योर भी है, देखिए उसमें भी आप कितना इसको डिफेंड कर दें, सर्टेनली इट्स इंटेलिजेंस फेल्योर, सर्टेनली इट्स पुलिस फेल्योर, और ये अच्छा नहीं हुआ। जो भी हुआ इट वाज बैड, इट वाज कंडेमनेबल, ये बहुत ज़्यादा निंदनीय है। और अभी भी वक्त है जब हम इस पूरे देश को डी रेडिकलाइजेशन प्रोसेस में लेके आए, हम लोगों को कट्टरपन से बाहर निकालने की चेष्टा करें। दोनों समुदायों को बात समझाने की जरूरत है, और विशेषकर मुस्लिम्स को ज़्यादा समझाने की जरूरत है। मैं इसको भी बिल्कुल जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा कि भाई आप शरा की बात कर रहे हैं या अगर आप इस्लामिक कानूनों की बात कर रहे हैं, तो वो आज की तारीख से 1400 साल बाद ये चीजें अब इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। और कहीं ना कहीं हमें एक मॉडर्न एक जमाने के अंदर हम रह रहे हैं, तो वहाँ थोड़ी सी सहन शक्ति दोनों पक्षों को रखनी चाहिए। दोनों पक्षों को एक दूसरे की भावना का भी कदर करना चाहिए। उसमें ये भी ध्यान रहना चाहिए कि भाई अगर आपकी अगर किसी से अगर कहीं अगर इमोशंस अगर अटैच हैं तो क्यों मैं उसके खिलाफ। बिल्कुल। अगर लोगों की अगर इमोशंस अगर हजरत मोहम्मद से अगर अटैच हैं तो हमें उसके खिलाफ बोलने से भी थोड़ा सा तो परहेज रखना चाहिए। मगर अगर किसी ने बोल दिया है तो उसका ये रिएक्शन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ मैं उस रिएक्शन का भी कंडेम करता हूँ। देखिए यहाँ दोनों ही कंडेमनेबल है। अगर जिसने इस ढंग का रिएक्शन दिया 100% ऐसा रिएक्शन नहीं दिया जाना चाहिए था, मगर उसके लिए देश के कानून है। उसके लिए देश के कानून है, देश के कानूनों पे आप भरोसा कीजिएगा। मगर दूसरी बात ये भी है कि जिन लोगों ने इसको इस ढंग से निपटने की चेष्टा की कि हम तो वो करेंगे जो 1400 साल पहले हो रहा था, तो वो तो और भी जाहिलाना है। और उस चीज को तो किसी भी ढंग से स्वीकार नहीं किया जा सकता आधुनिक समाज में। तो मैं मानता हूँ दोनों ही वर्गों की बहुत बड़ी मिस्टेक है। मगर आप ये बताइएगा कि कितने लोग टीवी चैनल पे आके जो दोनों पक्षों को फटकारने की हिम्मत कर रहे हैं? कोई हिम्मत ही नहीं कर रहा। एक्चुअली क्यों? कारण एक है, सब लोग करेक्ट बोलना कोई भी नहीं चाहता, पॉलिटिकल करेक्ट बोलना चाहता है। कुछ को हिंदू वोटों को लालच है, कुछ को मुसलमान को लालच है। और इस देश की दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां के इन्हीं चीजों का कारण है कि दोनों पक्षों को कोई भी आदमी फटकार कर आईना दिखाने के लिए आज की तारीख में तैयार ही नहीं है। और आगे का रास्ता मगर तभी है, बहुत साफ बात है, आगे का रास्ता ये है कि हम पूरे के पूरे समाज के डी रेडिकलाइजेशन के बारे में बात करें। रिलीजियस एजुकेशन, चाहे वो हिंदू रिलीजियस एजुकेशन या मुस्लिम रिलीजियस एजुकेशन है, मैं नहीं मानता कि वो समाज के किसी भी वर्ग का कोई भी कल्याण कर रही होती है, किसी का कोई लाभ नहीं होता है। क्योंकि वो इटसेल्फ एक बहुत ही ओल्ड साइंसेज हैं जिनका अपने आप में किसी भी ढंग की लॉजिक से कोई रिलेशन नहीं है। अगर आप किसी भी रिलीजन को लॉजिक से अगर आप रिलेट करेंगे किसी भी रिलीजन को, तो वो आज की तारीख के अंदर लॉजिकल हो ही नहीं सकता। लॉजिकल की आप बात छोड़िए कि आपको पता लगेगा कि जो आप जितनी बड़ी जो किताबें हैं, जो बड़ी जिनको रिलीजियस आप बुक्स बोलते हैं, वो एक भी किताब 5वीं की ज्योग्राफी के एग्जामिनेशन को भी क्वालिफाई नहीं कर सकती, 5th के साइंस जनरल साइंस के एग्जामिनेशन को भी क्वालिफाई नहीं कर सकती है। तो क्योंकि कारण एक है, वो एक पुराने जमाने की बात है, हो सकता है 3000 साल पहले लोगों का, क्योंकि नॉलेज की अपनी डायनामिक्स होती है, तब लोगों को इतना ही पता हो। पर आज के दौर के अंदर अगर आप उन चीजों पे अड़कर अगर एक दूसरे का गला काट रहे हैं, मैं मानता हूँ दिस इज रियली वेरी सॉरी स्टेट, ये बहुत ही शर्मनाक स्थितियां हैं। और सरकार के लिए भी शर्मनाक स्थितियां हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को इसमें आगे आना चाहिए। मैं मानता हूँ प्राइम मिनिस्टर को आगे आके
डी रेडिकलाइजेशन के ऊपर बात करनी चाहिए थी। वो अपने आप को, क्योंकि वो एंजॉय कर रहे होते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, जहाँ भी जाते हैं उनका सारा सम्मान कर भारत के प्रधानमंत्री उन्हें कार्य तो है। तो ऐसे में 140 करोड़ लोगों के लिए उनके लिए अकाउंटेबिलिटी बनती है, उन्हें बात करनी चाहिए थी, डी रेडिकलाइजेशन के ऊपर बात करनी चाहिए थी, क्योंकि गलती तो उन्होंने मानी है। अगर गलती नहीं मानते नूपुर को सस्पेंड किया है, तो यानी कहीं ना कहीं वो ये तो मानना है कि नूपुर हैज डन सम मिस्टेक, बट बात है उसके बाद आके उन्हें डी रेडिकलाइजेशन या पीस एक प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए समाज का एक इंटरफेथ डायलॉग के लिए जो काम करना चाहिए था वो प्राइम मिनिस्टर ने किया। तो मेरी राय में वोटों की राजनीति से सबको इससे बाहर आना चाहिए, और वोटों की राजनीति से बाहर आने कर और 140 करोड़ लोगों के बीच में आपस में प्रेम कैसे डेवलप हो, और रिलीजन्स इनसिग्निफिकेंट कैसे। मैं तो बहुत साफ बात कह रहा हूँ, रिलीजन इनसिग्निफिकेंट होने चाहिए समाज में। जो धर्म है वो बिल्कुल हाशिए पे जाए और व्यक्ति पास में आए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सब के आपस के रिश्ते इंसानियत, कोई हिंदू है कोई मुसलमान है, एट द एंड ऑफ द डे काय का हिंदू काय का मुसलमान, तो आर्टिफिशियलिटी है, सही बात है। एट द बाय बर्थ तो हम लोग इंसान होते हैं ना, न तो आप भाई, और अगर कोई हिंदू बन गया है तो वो भी उसकी कोई उपलब्धि नहीं है, उसके माँ बाप हिंदू थे इसलिए हिंदू है, तो मुसलमान हो गया तो उसकी भी कोई उपलब्धि नहीं, उसके माँ बाप मुसलमान थे इसलिए मुसलमान हो गया। सही बात है। तो ना तो उन्होंने धर्म अपने आप में चूज की किसी ने भी, और न उन्होंने कोई धर्म अपनाए किसी मेरिट के आधार के ऊपर। तो और दूसरी बात है कि जो भी हमारी जो कंडीशनिंग हुई है, अगर किसी का हिंदू का बच्चा अगर किसी क्रिश्चियन के घर में बढ़ता तो वो क्रिश्चियन हो जाता। बिल्कुल, तो ऐसे इन रिलीजन्स को लेके हम आपस में लड़ रहे हैं, और उन रिलीजन्स को लेके कोई भी रिलीजन, मैं आपको सारे रिलीजन्स की बात में कहता हूँ, और एक एक अगर बात करेंगे तो मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि एक भी रिलीजन 5वीं क्लास की ज्योग्राफी, साइंस या किसी भी चीज के एग्जामिनेशन को पास करने का मादा नहीं रखता। बहुत सही बात कही आपने सुनील जी। जाते जाते एक आखिरी सवाल पूछूंगा, सुप्रीम कोर्ट के जो कमेंट है उसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं नूपुर को फटकार लगाई है उसके कमेंट के लिए, आप कैसे देखते हैं? देखिए, दो बातें हैं इसके अंदर। वैसे नूपुर की ऐसी बात बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए थी, और नूपुर ने जो बात बोली है वो निस्संदेह निंदनीय है, पर सुप्रीम कोर्ट की बात का एक दूसरी व्याख्या भी लोग कर सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं सुप्रीम कोर्ट का जो बात जो उन्होंने टिप्पणी की है उसे कन्हैया लाल की जो हत्या है वो जस्टिफाई हो रही हो, क्योंकि वो जस्टिफाई किसी भी कंडीशन में वो भी जस्टिफाइबल नहीं है। नूपुर का इस ढंग से रैकलेस स्टेटमेंट किसी भी ढंग से जस्टिफाइबल नहीं है, वैसे ही कन्हैया लाल की हत्या भी किसी भी ढंग से जस्टिफाइबल नहीं है। दोनों को एक दूसरे से रिलेट करने की जगह दोनों को सेपरेट फटकारना चाहिए। दोनों ही, क्योंकि बहुत बड़ी मिस्टेक्स के ऊपर है, इधर इट इज हिंदू और इट इज मुसलमान, दोनों के दोनों बहुत गंदे जंक्चर पे पहुंच गए, बहुत गंदी जगह पहुंच गए, और जहां इनको बहुत ज्यादा दोनों ही पक्षों को बहुत फटकार लगाने की जरूरत है। थैंक यू सो मच सुनील जी, आपका कीमती समय देने के लिए, आपने अपने दर्शकों से मिलने का मौका दिया, धन्यवाद उसके लिए। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी सफर में। तब तक खुश रहिए, आसपास साफ सफाई रखिए और देखते रहिए वर्ल्ड नाउ न्यूज़।